हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हम विलियन के अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने अभी इसके पीछे हमने पढ़ा है विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार पढ़े थे, साथ ही विलियन के जो सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां पढ़ी थी। जैसे मोललता है, मोल प्रभाज है इसके बाद में नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, पीपीबी है, पीपीएम है आदि के बारे में अध्ययन करा था। और इसके बाद में हमने जो वो विलियन है, ऐसा विलियन है जिसमें दो द्रव है, दो द्रवों का विलियन है, उनके वाष्प दाब के बारे में अध्ययन करा था और कुछ राउल्ट के नियम के बारे में भी अध्ययन करा था। आज हम पढ़ेंगे विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि जो विलियन होता है, विलियन में जो विलेय के कण हैं, उन कणों की संख्या के आधार पर कुछ गुणधर्म जो विलियन के हैं वो निर्धारित होते हैं। तो विलियन के अंदर उपस्थित विलेय के कणों के आधार पर जिन गुणों का निर्धारण होता है, जो गुण प्रदर्शित होता है विलियन के द्वारा, उन गुणों को हम कहते हैं विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। अर्थात ऐसे गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्यक अर्थात क्या होता है, विलियन में उपस्थित विलेय के अणु की संख्या के आधार पर निर्भर करने वाले गुणों को विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, चार टाइप के होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अर्थात रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसके बाद में दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन अर्थात एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी प्रकार से तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी, कम होना। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होना, बढ़ना। हिमांक में अवनमन तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसी प्रकार से परासन दाब मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चार प्रकार के महत्वपूर्ण अणुसंख्यक गुणधर्म है जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक समझें और आपको समझने के बाद में इनको ये रटने वाला बिंदु नहीं है, इनको समझने वाला बिंदु है। और जितना अच्छा तरह समझेंगे आप, उतनी तरह से इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और इनके आधार पर जो प्रश्न आएंगे उनको भी आप हल कर पाएंगे और अच्छा आपको समझ में भी आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अर्थात लोअरिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब पहला देखिए, पहला विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म में पहला क्या लिया हमने? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब देखो यहां वाष्प दाब लिखा हुआ है, यहां आपेक्षिक अवनमन लिखा हुआ है। इसको हम समझेंगे आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का अर्थ क्या होता है? कमी होना। जैसे इसको चित्र के द्वारा समझेंगे। मान लिया जाए हमने एक पात्र लिया है, ये पात्र लिया, इधर ले लेते हैं, इधर लिख देंगे। यहां एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने क्या भर लिया? एक विलायक लिया, इसके अंदर क्या भर लिया? एक विलायक भर लिया, डाल दिया हमने विलायक। कितना भी डालें आप, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। इसमें इस विलायक का जो संगठन है उसको हम किस तरह दर्शाएंगे? घटक ए बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? घटक ए, अर्थात विलायक को घटक ए कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ इसमें हमने थोड़ा सा विलेय डाल दिया, इसके अंदर कुछ विलेय मिला दिया। अब पहले जब विलेय नहीं डाला था तो उस समय क्या था? ये शुद्ध विलायक था। लेकिन जब हमने इसमें क्या डाल दिया? विलेय डाल दिया है, तो अब क्या बन गया? ये विलियन बन गया है, ठीक है। और इस विलियन को हमने क्या कर दिया? एक पात्र से इसको ढक दिया, बंद कर दिया है। अब यहाँ देखिए इसमें कुछ जगह खाली दिख रही है। अब इसको हम गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे, इस विलियन को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में
इसकी जो वाष्प बनेगी, आपको पहले बताया गया था कि सबसे पहले इसमें कई परतें होती है और सबसे पहले निचली परत जहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, और ऊष्मा के अवशोषण के द्वारा जो विलायक के अणु है वो वाष्पित होते हैं, और इसमें जो घटक हमने विलय मिलाया है, घटक बी, ये कैसा है? अवाष्पशील है, अवाष्पशील, अर्थात इसकी वाष्प नहीं बनती है, इसको गर्म करने पर इसकी वाष्प नहीं बनती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, घटक बी जो विलय है वो कैसा है? अवाष्पशील विलय है। घुला तो है विलायक के अंदर, लेकिन कैसा है? जब उसको गर्म करेंगे, हम उसको उष्मा देंगे तो इसकी वाष्प नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि इसको गर्म करने पर वाष्प किसकी बनेगी? मात्र और मात्र विलायक की, जो कैसा है? वाष्पशील विलायक है। अब इसकी वाष्प बनेगी, और वाष्प, अब देखो ये तो हो गया आपका शुद्ध, ये मतलब विलयन हो गया, लेकिन यदि हम एक शुद्ध विलायक ले लें साथ में, इस तरह से, इसमें यदि हम जल भर लेते हैं और इसको भी हम एक पात्र के द्वारा इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ जो जगह है इसको भी हम यदि गर्म करते हैं, तो क्या होता है? यहाँ सिर्फ घटक कौन सा है? घटक ए ही है, अर्थात शुद्ध विलायक ही है। ये विलयन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? एक ही घटक इसके अंदर, इसको हम विलायक कहेंगे। और यहाँ क्या बोलेंगे? ए और बी दोनों घटक हैं, अर्थात इसको हम विलयन बोलेंगे। और यहाँ क्या है? शुद्ध विलायक है आपका। अब इसको जैसे हम गर्म करेंगे तो ये भी गर्म होगा, तो इसकी वाष्प, मान लिया जाए इसका टेम्परेचर अपन ने कितना रखा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका भी कितना रखा हमने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। अर्थात आपको पता है कि शुद्ध जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। यदि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापक्रम बढ़ाएंगे, इसका शुद्ध विलायक जल का, तो क्या होता है? ये उबलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात इसका वाष्प दाब किसके बराबर होता है? 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि जैसे हम इसको उबलना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पे जो ये रिक्त स्थान है, इसमें क्या जमेगा? ये वाष्प के अणु यहाँ पर जम जाएंगे। और आपको पता है कि इसमें 2 प्रकार की प्रोसेस होती है। एक तो होती है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण ऊपर की ओर होती है, और एक होती है संघनन, अर्थात वो नीचे की ओर। ये एरो का नीचे का चिन्ह क्या बता रहा है? संघनन की प्रक्रिया बता रहा है, और ऊपर का जो एरो वो क्या बता रहा है? वाष्पीकरण की क्रिया बता रहा है, या वाष्पन हो रहा है। यहाँ पर वाष्पन कैसे होता है कि जो विलायक है वो क्या कर रहा है? ऊष्मा को प्राप्त करके अपने द्रव अवस्था से किस रूप में बदल रहा है? वो गैसीय रूप में बदल रहा है। तो यहाँ वाष्प इकट्ठी होगी, और यहाँ पे एक ऐसी अवस्था आएगी कि जितने समय में विलायक के अणु वाष्प में बदलेंगे, उतने ही समय में उतने ही अणु वाष्प का बदल जाएगी, विलायक के अणु में बदल जाएगी, जो वाष्प है वो। अर्थात यहां क्या होता है? ये द्रव और ये वाष्प है ना, तो यहां होता है वाष्पन, और यहां क्या होता है? संघनन। अर्थात इधर का जो एरो का चिन्ह बता रहा है, इधर की जो प्रोसेसिंग है वो है वाष्पन की। अर्थात क्या होता है कि इसमें द्रव कायम बदल रहा है वाष्प में, और इधर क्या बता रहा है? संघनन। अर्थात क्या हो रहा है कि वाष्प के अणु संघनित होकर के, ये जो यहाँ पानी की जो एक लेयर थी ऊपर वाली एकदम ऐसे, इनसे अणु टकरा करके किस रूप में बदल रहे हैं? वापस वो संघनित होकर के द्रव रूप में आ रहे हैं। आ रहा है कुछ समझ में? तो इसी तरह से यहाँ वाष्पन और संघनन जो दोनों की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, अर्थात इनकी दर क्या होती है? समान दर हो जाती है इनकी। अर्थात जितने समय में द्रव के अणु वाष्प में बदलेंगे, उतने ही समय में वाष्प के अणु द्रव में बदल जाएंगे। अर्थात यह दोनों की जो दर है वो कैसे हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था किन किन के बीच में है? शुद्ध विलायक की द्रव अवस्था और शुद्ध विलायक की वाष्प अवस्था के बीच में साम्य स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में जो दाब रहेगा, जो प्रेशर रहेगा, वो किसके बराबर होगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर। जैसे ही यदि शुद्ध विलायक की जो द्रव और वाष्प अवस्था साम्य अवस्था में होती है, वैसे ही इनका जो प्रेशर होता है शुद्ध विलायक का, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और वह द्रव उस समय उबलना प्रारंभ कर देता है। तो इसको बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलेंगे इसको? क्वथनांक। यह चारों पॉइंट समझना आप लोगों को।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चारों पॉइंट एक ही तरह से समझेंगे यहाँ पे कि देखो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी उबलने लग गया, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है कि पानी और आपका ये जो है पानी और ये दो क्या हुआ है कि ये मतलब कि तो क्या होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल जो अपना शुद्ध विलायक जो जल के रूप में लिया है वो उबलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर इसके वाष्प दाब जो उसका वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाता है, इसका वाष्प दाब किसके इक्वल हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक। किंतु अब हमने क्या करा है कि दूसरे पात्र में क्या लिया है, विलयन लिया, अर्थात शुद्ध विलायक के अंदर हमने क्या डाल दिया है, विलय डाल दिया है, और इसको भी हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं। तो इसकी वाष्प दाब यहाँ वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होती है। यहाँ वाष्प दाब जो होता है, ये विलयन की वाष्प दाब को क्या बोलते हैं अपन, पीएस बोलते हैं। तो ये किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं है। अर्थात टेम्परेचर सेम है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा ये, लेकिन हमने क्या रखा है, टेम्परेचर सेम रखा है, इसलिए क्योंकि ये विलयन बन गया, इसमें विलय डाल दिया है, और विलय डालने के कारण क्या, तो विलय के कण ऐसे हैं, ये इस तरह से इसके अंदर घुले हुए हैं, और जैसे ही यहाँ के विलायक के अणु ऊष्मा लेकर के गैसीय अवस्था में आते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें विलय अणु से, जैसे ये गैस के अणु बदला, ये विलायक अणु है मान लिया जाए, और यहाँ ऊपर जाएगा एनर्जी लेकर के, तो यहाँ इससे टकरा गया ये, और टकराने से उसकी एनर्जी वापस कम हो जाती है, और वापस क्या होता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। जैसे कि हम कहीं एक ऐसी वस्तु है या गेंद फेंकते हैं, और गेंद फेंकने के बाद में कहीं दीवार से टकरा जाता है तो वो वहीं रुक जाती है, या कोई अवरोध आ जाता है उसके रास्ते में तो रुक जाती है, वो गिर जाता है। लेकिन यदि अवरोध नहीं आता है तो वो जहां तक उसकी प्रेशर होता है वहां तक वो चला जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये अवरोध आ गया है, ये अवरोध उत्पन्न करता है कौन, विलय के कण, जिसके कारण वाष्प दाब यहाँ पे वाष्प के अणु कम रहेंगे, और कम रहेंगे तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा, कम रहेगा। किससे कम रहेगा, वायुमंडलीय दाब से। तो यहाँ ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध विलायक में या शुद्ध पानी में या जल में यदि विलय डालेंगे तो वो नहीं उबलता है। क्यों नहीं उबलता, क्योंकि उसके अंदर क्या घुला हुआ है, विलय, और विलय क्या कर रहा है, वाष्प बनने में रुकावट पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। इसलिए यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होता है, अर्थात इसका वाष्प दाब कम रहेगा और इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर रहेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी उबाल दिया, अब इसको भी उबालना पड़ेगा। तो हमें या तो इसके विलय कण निकालने पड़ेंगे, अब ये संभव नहीं है विलय के कण निकालना, इतना सरल चीज नहीं है। इसलिए हम दूसरा क्या कारण दे सकते हैं, इसमें क्या कुछ कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर में हम क्या करें, वृद्धि कर दें। मान लिया जाए इसका 10 टेम्परेचर अपन ने इसमें वृद्धि कर दी, तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो कमी आ रही थी वाष्प अणुओं की, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से वाष्प के अणु और बन गए, और यहाँ पे कमी उसकी पूर्ति कर दी। और जैसे ही कण इनके बराबर हो गए, यहाँ पे वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसलिए ये भी उबलना लग गया और ये भी उबलने लग गया। अब यहाँ वायुमंडलीय दाब कैसा हो गया है, बराबर हो गया है ये वाला, तो ये भी उबलने लग जाएगा। लेकिन यहाँ टेम्परेचर अलग अलग है भैया, देखो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ कितना है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए यदि हम 100 डिग्री रखेंगे तो इसके वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। अब यहाँ थोड़ा देखिए, थोड़ा सा कि यहाँ का जो वाष्प दाब है ये होता है P, और ये P शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, P0 A बोलेंगे या PA0 बोलेंगे। और ये किसके समानुपाती होता है, 1:1 के, क्योंकि एक ही घटक इसके अंदर है ना, विलायक का एक ही घटक है, इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ का जो वाष्प दाब है इसको हम क्या बोलेंगे, PS बोलेंगे। और PS क्योंकि S क्या सॉल्यूशन है, और यहाँ सॉल्यूशन का प्रेशर है, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन है वास्तव में, चाहे वो विलय कैसा हो, अवाष्पशील है, लेकिन है तो विलयन ही यहाँ पे, ठीक है ना। विलय अवाष्पशील है लेकिन बना तो विलयन ही है, विलयन को गर्म कर रहे हैं हम, इसलिए वाष्प किसकी बन रही, विलायक की, इसलिए हम इसको PS बोलना पड़ेगा, और यहाँ इसको PA बोलना पड़ेगा। और ये किसके समानुपाती होता है, ये किसके समानुपाती होगा, ये जो PS ये किसके समानुपाती होगा, ये भी विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, उसके बराबर ही होगा ये विलायक है, क्योंकि विलायक अणु है यहाँ पे नहीं है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला जो प्रेशर वो ज्यादा है और ये वाला प्रेशर कम है, ठीक है। तो इसको देखिए, हम इसके व्यंजक, गणितीय व्यंजक पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, PS बराबर या तो PA लिख दें
और ये किसके समानुपाती होता है, 1 से 1 है। अब इसको हमें हल करना है, कैसे आया ये। अब देखिए आप, देखिए विलियन का वाष्प दाब, ठीक है। विलियन का वाष्प दाब अर्थात इसको क्या बोलेंगे, विलियन का वाष्प दाब बराबर विलियन में उपस्थित, ये इसी को भी विलियन का वाष्प दाब बोलेंगे, विलायक जो घटक ए का वाष्प दाब है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलियन के वाष्प दाब के समीकरण को कैसे दर्शाएंगे हम, PS बराबर PA समानुपाती x है, ठीक है ना, क्योंकि जो वाष्प दाब बन रहा है वो शुद्ध विलायक का ही बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये समीकरण हो गई। अब या तो ये और ये दोनों बराबर है तो हम इसको ले लेते हैं, तो PA समानुपाती x है। अब PA बराबर K इंटू एक्स है। अब यहाँ ये समीकरण आपकी हो गई नंबर 1। अब इसमें K का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको शुद्ध विलयन के लिए लागू कर दें। जैसे हम K का मान ज्ञात करेंगे और समीकरण को शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे तो PA क्या हो जाएगा आपका, PA इक्वल टू PA 0 हो जाएगा और XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो यहाँ इसका समीकरण, इन दोनों का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये PA के स्थान पर क्या लिखेंगे, PA नॉट इक्वल टू K, अब देखो K तो है आपका यहाँ पे, और x की जगह क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1, तो K इंटू 1 मतलब 1 ही होगा। तो PA 0 इक्वल टू K। अब K का मान समीकरण 1 में, K का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए आप, PA इक्वल टू PA बराबर क्या समीकरण K का मान क्या आया, PA 0 इंटू एक्स है, ये आया यहाँ पे, देखिए अब। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे XA है और XB भी है, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने घटक हैं, AB है घटक A, और घटक A का आणविक द्रव्यमान क्या रहता है, भार क्या होता है, WA बोलते हैं उसको, और उसका आणविक भार क्या होता है, Ma बोलते हैं उसको, और दोनों का अंतर क्या होता है, Na बोलते हैं। मतलब मोलों की संख्या बोलेंगे कि दिए गए भार में उसके आणविक द्रव्यमान का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, मोल की संख्या आती है। इसी प्रकार घटक B भी है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे, W, उसका भार कितना है, WA, उसका आणविक भार क्या है, Ma, और उसका जो अनुपात रहेगा दोनों का वो क्या रहेगा, NB रहेगा। अब यहाँ पे Na NB दोनों है तो उनके मोल प्रभाव भी रहेंगे आपके, तो मोल प्रभाव रहेंगे तो उसको मोल प्रभाव मतलब XAB है और धन XB भी है, और दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। चाहे घटक A हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी के मोल प्रभाव का योग विलयन के अंदर 1 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए आप, अब यहाँ देखिए x का मान निकालेंगे अपन, तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू 1 माइनस XB। अब ये XB का मान रख दें अपन यहाँ पे, PA इक्वल टू PA 0 गुणित 1 माइनस XB, क्योंकि आपको पता है कि x इक्वल टू XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस XB होगा। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में। तो इस तरह से ये समीकरण प्राप्त हो, इसका अंदर गुणा कर देते हैं अपन। देखिए अब PA इक्वल टू क्या होगा, PA का अंदर गुणा करेंगे, PA 0 माइनस PA 0 XB, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए ये 3 पद है, ये वाला ये वाला। अब देखो यहां से इस पूरे पद को इधर ले आएंगे तो माइनस वाला चिन्ह कैसा हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। तो PA 0 XB इक्वल टू क्या होगा आपका, PA 0 माइनस PA, ये वाला। अर्थात ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब है। ध्यान देना, ये क्या है, PA 0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जिसमें एक अणु भी विलय के नहीं घुले हुए हैं, उसको बोलेंगे PA 0, ये P नॉट A। और ये PA क्या है, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब है।
क्या है, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। ये हमेशा हर स्थिति में समान टेम्परेचर पर ये अधिक होता है और ये कम होता है, इसलिए इसमें से घटाना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, PA0XB इक्वल टू क्या होता है, डेल पी भी हो सकता है ये, क्योंकि दोनों का अंतराल को हम क्या बोलते हैं, उसका अंतराल को तो बोलेंगे डेल पी, है ना। तो XB इक्वल टू क्या हो गया, XB इक्वल टू डेल पी बटा PA0, ये वाला हो गया। ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखिए इसको यहां से XB इक्वल टू PA0 माइनस PA बटा PA0। अब यहां देखो, ये दोनों को जो बोलते हैं इसको वाष्प दाब में अवनमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाष्प दाब में अवनमन। और यदि वाष्प दाब में अवनमन में से यदि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये आ गया आपका यहाँ पे। अब ये किसके बराबर होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, अर्थात विलेय के मोल प्रभाज को क्या कह सकते हैं अपन, NB बटा Na प्लस NB, क्योंकि घटक B है ये, और इक्वल टू क्या आएगा आपका PA0 माइनस PA बटा PA0, ये वाला। तो ये जो फार्मूला है ये सांद्र विलयन के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, सांद्र विलयन के लिए। यदि विलयन बहुत तनु है, अर्थात मान लिया जाए 1000 लीटर जल है या 10,000 लीटर जल है, उसमें आपने 1 ग्राम शक्कर डाल दी, तो शक्कर के कण कितने रहेंगे विलायक की तुलना में, बहुत कम रहेंगे। तो बहुत कम रहेंगे तो उसको इतना घटा, मान लो 1 अरब रुपए है मान लो आपके पास, उसमें से 1 पैसा निकाल लिया आपने, तो क्या परिवर्तन आएगा, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, बहुत अल्पतम परिवर्तन आता है। तो इसी प्रकार यदि तनु विलयन के लिए लागू करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें से ये Na तो रहेगा, NB को हटा सकते हैं, इसमें जोड़ना घटाना इसमें फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो तनु विलयन के लिए क्या रहेगा, तनु विलयन के लिए क्या रहता है, NB बटा Na प्लस, सॉरी NB हटा देंगे यहां से, इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA0 माइनस PA बटा PA0। ये होगा तनु विलयन के लिए। अब हमें कभी कभी प्रश्नों में ऐसा दिया रहता है कि विलयन तनु है या सांद्र है, ये हमें पता नहीं चलता है, इसलिए एक फार्मूला एक है इसका, एक भी है, जिससे हम दोनों उस फार्मूला का उपयोग सांद्र के लिए भी कर सकते हैं और तनु विलयन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि विलयन, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जैसे नीट में, जेई में, जहां पर हम ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं या ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि विलयन हमारा तनु है या सांद्र है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि यदि सांद्र विलयन होता है तो हम इस फार्मूला का उपयोग करके सवाल को हल कर सकते हैं, और यदि सवाल में लिखा है कि तनु विलयन है तो हम इस फार्मूला का उपयोग करके भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये, इससे हम सभी प्रश्न हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जटिल चीज आ जाती है, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है ये। इसलिए कुछ ऐसा एक ऐसा फार्मूला भी बनता है यहाँ पे कि हम किसी भी किस तरह से भी प्रश्न आ जाए, सांद्र लिखा हो, तनु लिखा हो या दोनों नहीं लिखा हो, तो भी हम उसको यहाँ पे हल कर सकते हैं। देखिए अब इसको कैसे उसको निकालते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, Na धन, ये वाला, इसको अभी नहीं लिखेंगे हम तनु विलयन वाले को, सीधा हम इसको लेंगे। कौन सा वाला है फार्मूला, क्या आपका PA0 माइनस PA बटा PA0 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, NB बटा Na धन NB। अब इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, इसको उलट कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पर क्या होगा, ये PA0 बटा क्या आ जाएगा, PA0 माइनस PA। अब इक्वल टू, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, Na धन NB बटा NB। अब यहां देखिए इसको हल करेंगे, ये तो सेम ऐसा के साथ PA0 बटा PA0 माइनस PA इक्वल टू, यहां इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, इसको Na बटा NB लिख सकते हैं, और प्लस में यहां प्लस लगा हुआ है तो NB बटा NB लिख सकते हैं। अब यहां इसका लघुत्तम लेंगे अपन, क्या आएगा देखिए आप, लघुत्तम इसका N धन NB का क्या आएगा, ये सके साथ, ठीक है।
देखो एन में से एन भी कट गया, यहाँ क्या बचा है 1 बचा है। तो यहाँ देखो पी ए जीरो बटा पी ए जीरो माइनस पी ए बराबर यहाँ एन ए बटा एन बी बचा है। और यहाँ क्या बचा एन ए से एन बी दोनों कट गए, तो यहाँ क्या बचा +1 बचा हुआ है। फिर यहाँ लघुत्तम लेंगे हम इसके नीचे, तो पी ए जीरो बटा पी ए जीरो माइनस पी ए इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ देखिए यहाँ क्या आता है, तो यहाँ ये जो +1 है इसमें यहाँ पे -1 कर दें क्योंकि प्लस को इधर ले आते हैं हम। और ये तो ऐसा कैसा लिखा है एन ए धन एन बी, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका लघुत्तम लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। यहाँ लघुत्तम आया आपका पी ए माइनस पी ए जीरो माइनस पी ए। अब इसका भाग दिया अपन ने, कितनी बार गया, एक बार ऊपर गुणा करा तो क्या आया पी ए जीरो आया। अब यहाँ देखिए आप -1 में इसका गुणा करा तो ये संख्या पूरी आई, और क्या आया, ये पी ए तो लिखा हुआ ही है आपका पी ए, और कोष्टक में क्या आएगा यहाँ पे पी ए जीरो माइनस पी ए। यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है, देखिए अब यहाँ पे इसका जो आएगा पी ए जीरो माइनस पी ए। अब यहाँ देखो इसको भाग लगाएंगे तो वही 1 आएगा, और इसका 1 का ऊपर इस पर गुणा हुआ तो पी ए जीरो हो गया। इसी प्रकार से यहाँ इसमें भाग देंगे तो हमें क्या आएगा, वही ये संख्या आएगी पूरी, इसलिए पूरा का पूरा ये माइनस का चिन्ह आपका, और यहाँ क्या आ जाएगा पी ए जीरो माइनस पी ए, ठीक है। अब इक्वल में क्या बचा है, बराबर एन ए बटा एन बी बचा हुआ है। अभी देखिए इसको आगे हल करते हैं। ये पी ए इसका अंदर गुणा करेंगे, ये पी ए सेम ऐसा कैसा पी ए जीरो, अभी माइनस का अंदर गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस पी ए जीरो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस, और ये क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा पी ए बटन में क्या आएगा पी ए जीरो और माइनस पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एन ए बटा एन बी, ये वाला। अब देखो ये प्लस में ये माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा क्या आपका ऊपर बचा पी ए प्लस में पी ए बटा पी ए जीरो माइनस पी ए इक्वल टू एन ए धन एन बी। अब हम इसको वापस पलट कर सकते हैं, तो उसको क्या आ जाएगा पी ए जीरो माइनस पी ए बटा पी ए इक्वल टू एन बी बटा एन। ये जो फार्मूला है ये आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न यदि आता है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो तनु हो, सांद्र हो, लिखा हो या ना लिखा हो, तो भी हम इस प्रश्न से कहीं का भी इस फार्मूले से कहीं का भी प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। जो पी ए है, पी ए जीरो माइनस पी ए इक्वल टू क्या होता है पी ए, और बराबर में एन बी बराबर क्या होता है, आपको बताया था एन बी इक्वल टू क्या होता है, अभी दिखा था यहाँ पर एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी बटा एम बी होता है, और एन ए इक्वल टू क्या होता है, एन ए इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू ए बटा एम बी होता है। अर्थात विलय के मूलों की संख्या क्या होती है कि विलय का दिया गया ग्राम में भार बटा विलय का आणविक द्रव्यमान। इसी प्रकार विलायक का भार क्या होता है, विलायक का मूल प्रभाव क्या होता है, विलायक का मूल प्रभाव बराबर होता है विलायक का ग्राम में भार बटा विलायक का आणविक द्रव्यमान। हम यहाँ रख सकते हैं ये मान। ये एन बी का मतलब क्या होता है डब्ल्यू बी बटा क्या होगा एम बी, एक बटा और नीचे आया डब्ल्यू ए बटा एम बी हो गया। इसको आगे और कैसे लिख सकते हैं हम, पी ए जीरो माइनस पी ए बटा में पी ए इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू बी, ऐसा कैसा है डब्ल्यू बी बटा एम बी, और गुणित में क्या आएगा एम बी बटा डब्ल्यू बी। सॉरी ये क्या अगर गलत लिख दिया है, ये एम ए है, ए में आ जाएगा एम ए बटा डब्ल्यू ए, ठीक। तो ये फार्मूला भी हम इसमें रख सकते हैं।
ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, सॉरी, इसके लिए MA आएगा यहाँ पे, ये वाला। अब देखिए, इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के फार्मूले हैं। फार्मूले, 3 फार्मूले बने अपने, एक पहले बताया था आपका, और इसके बाद में दूसरा तनु विलयन के लिए बना था। और ये जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ये वाला या ये वाला, ये दोनों तीनों एक ही है, लेकिन इनके मान रख दिए अपन ने। ये फार्मूला आप चाहे सांद्र विलयन हो, तनु विलयन हो, प्रश्न के साथ में लिखा हो या ना लिखा हो, तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं प्रश्न के द्वारा। अब सेकंड वाला जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। अगला जो गुणधर्म है विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अगला है क्वथनांक में उन्नयन अर्थात इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको ध्यान से समझना आपको। अब यहाँ देखो, 2 चित्र के द्वारा समझाऊंगा और इसके बाद में आपको एक ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक आप समझेंगे इसको। अब देखिए कैसे करेंगे। मान लिया जाए ये 2 पात्र है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। ये 2 पात्र है और दोनों पात्र में, एक में हमने शुद्ध विलायक भरा हुआ है और एक में हमने क्या भरा है, विलयन भरा हुआ है। एक में क्या भरा हुआ है, ये यहां तक विलयन भरा हुआ है, और एक में क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक भरा हुआ है, ये वाला। और दोनों को हमने क्या करा है, दोनों को हमने इनको ढक दिया है पात्र के द्वारा। दोनों को हम गर्म कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब यहां देखिए आप, ये है शुद्ध विलायक, इसमें घटक A विलायक मिला हुआ है, इसमें क्या है, घटक A धन B, अर्थात ये क्या है, विलायक, और ये क्या है, विलय है। तो ये क्या है, विलयन है पूरा, और ये क्या है, विलायक है। मान लिया जाए ये आपका शुद्ध जल है और ये है शुद्ध जल के अंदर हमने कुछ शर्करा डाल दी है, जिससे ये क्या बन गया है, विलयन बन गया है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, इसके पहले भी अपन ने जब वाष्प दाब में आपेक्षिक गुण पढ़ा तब भी ये चित्र देखे थे। थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसको यदि हम गर्म करेंगे तो इसकी भी क्या होगी, वाष्प बनती है। मान लिया जाए इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने गर्म कर दिया। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लिया जाए इसके 1 लाख अणु बन गए। उदाहरण के लिए मान, जरूरी नहीं कि 1 लाख ही बनेंगे, लेकिन अपन एक मान लिया जाए इसमें क्या बन गया, 1 लाख अणु बन गए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और इतने अणु के कारण जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर होता है PA0 वो किसके बराबर हो गया है, विलायक जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। इसी प्रकार से यहां पर भी इसको भी हमने कितने डिग्री पे उबाला है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको उबाला है। तो इसकी भी वाष्प बनेगी यहाँ पे, लेकिन इसकी वाष्पिक अणु यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ मान लिया जाए 90,000 है। कितने हैं, 90,000 अणु। ये वाष्प अणु है, वाष्प के अणु, ये भी वाष्प के अणु है। तो यहाँ पे जो अणु बने हैं इनका जो प्रेशर है इसको हम किससे दर्शाएंगे, PA से दर्शाएंगे। और ये किसके बराबर नहीं हुआ है, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हुआ है। ध्यान से समझिए चित्र को देखिए, ये शुद्ध विलायक है, इसमें घटक A ही मिला है और ये घटक क्या है, विलायक है। ये क्या है, विलायक है। अब इसको हमने गर्म करा है, तो यहाँ देखिए आप, ये लेयर किसकी है, पानी की सतह है, ऊपर वाली सतह, और यहाँ से सब ये क्या के अणु है, गैस के अणु है। और ये गैस के अणु कितने हैं यहाँ पर, मान लिया जाए उदाहरण के लिए हमने ऐसा फिक्स नहीं कि फाइनल है, लेकिन ये मान लिया हमने समझने के लिए। तो मान लिया कितना है, ये 1 लाख हो गया। कितना हो गए, 1 लाख अणु। जैसे 1 लाख अणु हुए तो यहाँ पर जो साम्यावस्था है
वो साम्य अवस्था प्रारंभ हो गई, स्थापित हो गई है। किस किस के बीच साम्य स्थापित हो गई है? शुद्ध विलायक और विलायक की वाष्प के बीच। अर्थात यहाँ पे ये द्रव अवस्था है विलायक की, उसके और यहाँ पे वाष्प, इसको बोलते वाष्पन और इसको बोलते हैं क्या? संघनन। इस संघनन और वाष्पन की दर इक्वल हो गई है यहाँ पर द्रव और वाष्प के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे साम्य स्थापित हो गया। जैसे साम्य स्थापित होता है टेम्परेचर कितना हो गया, कितना बढ़ाया हमने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का करा तो यहाँ वाष्प के जो द्रव है, सॉरी जो विलायक के द्रव अवस्था है और विलायक की वाष्प अवस्था है, उनके बीच में साम्य स्थापित हो गया है। और साम्य स्थापित होते ही कितने अणु उत्पन्न हो गए हैं? कितने अणु बन गए हैं वाष्प के? 1 लाख अणु उदाहरण के लिए। और वह अणु के कारण जो वाष्प दाब बना पीए वो किसके बराबर हो गया है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो यहाँ पे वाष्प आपका द्रव क्या हो गया है? उबलना प्रारंभ हो गया है। इसी को बोलते हैं हम क्वथनांक। इसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक। अब यहाँ देखिए, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पे अभी 90,000 अणु प्राप्त हुए इसके, और यहाँ भी साम्य अवस्था स्थापित हो गई, अभी स्थापित नहीं हुई है, साम्य अवस्था स्थापित नहीं हुई है। यहाँ पे ये यहाँ पे द्रव विलय की सतह है और यहाँ पे सब क्या है? ये वाष्प के अणु है, ये विलयन की सतह है। अब यहाँ पे कितना अणु प्राप्त हुए हैं? 90,000 उदाहरण के लिए माना अपन ने, कितने प्राप्त हुए? 90,000। लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम है। लेकिन ये उबलना प्रारंभ करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे भी 1 लीटर जल है, यहाँ भी 1 लीटर जल है, यहाँ 1 लीटर विलयन है, यहाँ पे विलय घुला हुआ है, लेकिन यहाँ विलय घुला हुआ नहीं है। इसलिए वाष्प के अणु कितने बन गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर? 1 लाख बन गए। यहाँ कितने बने हैं? 90,000 बने। तो यहाँ वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए कितने अणु की आवश्यकता है? हमें 10,000 अणु की और आवश्यकता है। तो या तो हम उसमें से विलय के कण निकाल लें या फिर इसके टेम्परेचर में वृद्धि कर दें। मान लिया जाए यहाँ पे हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 120 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो कमी होती है 10,000 अणु की वाष्प की, वो पूर्ति यहाँ पे हो जाती है, ये वाली। तो ये कितना हो गए? अब कितना हो गए? 10,000 प्लस हो गया, इसमें 10,000 प्लस हो गए, तो टोटल कितना हो गया? अब 1 लाख हो गए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। और अब 1 लाख होने से ये पीए किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। और यहां पर भी क्या हो गया? साम्य स्थापित हो गया। किस किस के बीच हो गया? विलायक की द्रव अवस्था और विलायक की वाष्प अवस्था के बीच, अर्थात विलयन और जो वाष्प के अणु बने उनके बीच में साम्य स्थापित हो गया है। लेकिन ये अब इसको हम क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या रहता है? क्वथनांक की परिभाषा क्या रहता है? कि वह निश्चित तापक्रम जिस पर किसी विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और उस टेम्परेचर पर वह द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और उस टेम्परेचर पर वो द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। इसलिए यहाँ पे शुद्ध जल के लिए क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ कितना होता है? 120 हुआ, क्योंकि उसमें विलय घुला हुआ है। यदि हम शुद्ध विलायक, अब दो क्वथनांक उन्नयन, यहाँ क्या बोलेंगे? क्वथनांक उन्नयन हुआ, इसकी तुलना में क्या हुआ? बढ़ गया है क्वथनांक। यहाँ 100 था, यहाँ कितना हो गया है? 120 हो गया है। तो ये बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब यहाँ वृद्धि हो गई है। तो आगे बताया गया कि यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। वृद्धि क्यों होता ही है? क्योंकि यहाँ विलय घुला हुआ है और विलय घुलने के कारण यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें इतने वाष्प के अणु नहीं बन रहे हैं, क्योंकि विलायक के अणु उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं। मान लीजिए अपन कोई ऐसे बहुत सारे अणु निकल रहे होंगे, अपन ने मान लो कहीं बहुत सारे ऐसे निकलना है और एक छिद्र के द्वारा निकलना है और वहां छिद्र अपन ने बंद कर दिया है, तो फिर निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे कोई भी अणु। इसी तरह से यहाँ पे ये जो विलय अणु है वो क्या करते हैं? वहां पे अवरोध पैदा करते हैं और अवरोध पैदा करने के कारण वाष्प के अणु यहाँ कम बनते हैं, इसलिए वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो पाता है। तो या तो हम विलय के कण हटा दें, यहाँ ये संभव नहीं है, इतना सरल नहीं है, या फिर हम टेम्परेचर में वृद्धि कर दें, ये सरल है। थोड़ा सा तो आपको घुमाना है, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा बटन घुमाया, टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे वाष्प के द्रव के अणु कायम बदल गए वाष्प में, और क्या हुआ? आपका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब देखो, ये तो समझ में आ गया वो क्वथनांक में उन्नयन। अब यहाँ देखो, ये शुद्ध विलायक था, ये वाला था, तो इसको बोलेंगे TB0। क्या बोलेंगे? ये है
आपका टीबी जीरो मतलब क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध विलायक का, और इसको क्या बोलेंगे, टीबी बोलेंगे। मतलब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कितना है, विलियन का है ये। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा, बताइए दोनों में ज्यादा कौन सा है, टीबी जीरो है कि टीबी है, ये वाला ज्यादा है। तो यहाँ इसको एक ग्राफ के द्वारा अपन समझते हैं। देखो मिटा दो ये वाला, देखिए इसको ध्यान से थोड़ा सा देखो ग्राफ के द्वारा अपन समझते हैं। यहाँ एक ग्राफ खींचते हैं, यहाँ एक्स अक्ष हो गया और यहाँ हो गया आपका वाई अक्ष। यहाँ पे ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब, और यहाँ पे तापक्रम है, तापक्रम है। अब यहाँ पे एक ऐसा है, ये एक लाइन खींची जाती है, ये लाइन किसको दर्शाती है, वायुमंडलीय दाब को, इसको दर्शाती है वायुमंडलीय दाब को। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 76 सेंटीमीटर होता है, 760 mm Hg, 760 mm Hg होता है ये वाला। तो यहाँ देखिए आप, ये जो दर्शा रहा है यहाँ यदि है तो ये कितना हो गया है, 760 mm Hg होता है। अब यहाँ देखो ये टेम्परेचर है, मान लिया जाए ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना है, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 120 हो गया, ये 140 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ वाष्प अवस्था में बताएंगे, यहाँ कितना एटीएम हो गया, 100 एटीएम हो गया, यहाँ 200 हो गया, यहाँ 300 हो गया, यहाँ 400 हो गया, यहाँ 500 हो गया, और यहाँ पे ये इतना हो गया। ये किसको दर्शा रहा है, वाष्प दाब को। ठीक है। अब यहाँ पे दो ग्राफ है, दो, एक ऐसा है ये वाला, ये वाला, और एक है ये वाला, इसको बोलते हैं ए और बी मान लिया जाए। ये क्या है, इस ए और बी, इसको बोल दिया सी और डी। देखिए अब यहां पर देखिए ये जो इसका संगत टेम्परेचर है ये वाला, ये देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, और इसका वाष्प दाब 100 डिग्री। यहाँ ये किसका है, विलायक है, ये क्या है, विलायक है, शुद्ध विलायक, या जल लिख दें यहाँ पर। और यहाँ ये किसका है, विलियन का है। तो विलियन देखिए अब कितने पे उबल रहा है, देखिए आप यहाँ पे 140 पे उबल रहा है। जरूरी नहीं अपन ने 120 माना, 120 पे उबलेगा। ये किसकी मात्रा पर निर्भर करेगा, इसमें कितना विले डाला है। ये थोड़ा सा विले डालेंगे तो जल्दी उबल जाएगा, वो 101 पे उबल जाएगा, 102 पे उबल जाएगा। लेकिन इतना विले, इतना बहुत ज्यादा विले डाल दिया तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा चाहिएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे ये शुद्ध विलायक का जो ग्राफ है ये वाला, ए से बी, सॉरी यहाँ से ए है, ए और बी, और ये सी और डी। अब यहाँ देखिए आप, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब यहाँ देखिए वाष्प दाब बढ़ता जाएगा नहीं जाएगा। देखो यहाँ 40 पे देखिए, इसके संगत यदि 20 के है तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ देखो तो यहाँ आ जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तापक्रम में वृद्धि करते जाएंगे, तापमान में, तो वैसे वैसे क्या होगा, वाष्प दाब में वृद्धि होती है। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हमने यदि विलायक का, शुद्ध विलायक को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए, कितने पे ले गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो ये विलायक उबलने लग जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वाष्प दाब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को जैसे बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका वाष्प दाब विलयन का कितना हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर, तो वो भी उबलने लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, शुद्ध विलायक कितने उबल रहा है आपका, शुद्ध विलायक कितने उबल रहा है, 100 डिग्री पर।
तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, TB0 हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर आप क्या है, तो ये क्या होता है उसमें, ये कम पे उबलता है, मतलब ये ज्यादा, तो ये क्या है, TB0 हो गया, क्योंकि ये शुद्ध विलायक का है, इसमें कोई विलय घुला हुआ नहीं है। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, ये TB होगा। ठीक है, अब कौन सा ये बताइए आप, थोड़ा सा इसको मिटा दूं आप। अब यहाँ देखिए आप, ज्यादा कौन सा टेम्परेचर है, TB है, तो TB इक्वल टू क्या होगा, TB माइनस क्या होता है, TB0 होता है। अब TB माइनस TB0, क्योंकि यहाँ कितना 140 डिग्री पे हो रहा है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये कितना होता है, 100 पे हो रहा है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे हम, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, डेल TB लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल TB। और हमेशा जो ये तापांतर में जो अंतर आ रहा है, ताप में अंतर आ रहा है, उसको तापांतर बोलते हैं, डेल में मतलब परिवर्तन आ रहा है, कितना आ रहा है ये, है ना, तो ये डेल TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ये कितना, इसमें अंतराल नहीं है ना। ये किसके समानुपाती होता है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, मोललता के, किसके समानुपाती होता है, मोललता के, अर्थात मोललता आप पे पड़ी होगी कि 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। अपन ने जो सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां पढ़ी थी, मोलरता पढ़ी थी, नॉर्मलता पढ़ी थी, फॉर्मलता पढ़ी थी, मोललता भी पढ़ी थी। तो मोललता क्या रहती है, हमेशा ध्यान रखना कि मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में, कितने में, 1 किलोग्राम विलायक में या 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ये लीटर नहीं आता है, मैंने बोल गया हो तो गलत, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो मोललता की संख्या ज्ञात करते हैं, मोललता को, जो मोललता दर्शाने वाली जो विधि है सांद्रण को, वो लीटर में नहीं आती है, वो किस में आती है, किलोग्राम में आती है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यदि हम लीटर उपयोग करेंगे तो मोलरता कहलाती है, कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। लेकिन मोललता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। अब यहां देखिए आप, डेल TB समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, KB एक स्थिरांक गुणा होगा आपका, और इनटू क्या होगा आपका, m हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, मोललता होती है। तो डेल TB बराबर KB, और मोललता का फार्मूला क्या है बताइए, गुणित क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का केजी में भार। ठीक है, अब इसको हम और सही कर सकते हैं, इसको डेल TB आगे और बढ़ा सकते हैं, डेल TB इक्वल टू KB। अब यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यदि विलेय के मोलों की संख्या को दर्शाएंगे, NB के द्वारा दर्शाएंगे, NB, और यदि KG को हटाएंगे ग्राम में लिखेंगे तो क्या ऊपर लिखेंगे, 1000 का गुणा करेंगे, और बटा में क्या आ जाएगा, विलाय का केजी में भार, ग्राम में भार आ जाएगा। विलाय का भार क्या होता है, WA होता है आपका, विलाय का भार क्या होता है, WA, विलाय का भार हो गया ये किलोग्राम में। अब यहाँ विलाय का किलोग्राम में भार एक, लेकिन ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, NB इक्वल टू क्या था, और आगे बढ़ा दें इसको, डेल TB इक्वल टू KB इंटू NB का मतलब क्या होता है, WB बटा MB गुणित 1000, और बटा में क्या आ जाएगा, MB और गुणित WA। अच्छा, WA क्या है, ये विलाय का ग्राम में भार है, ये इसका फार्मूला है, डेल TB इक्वल टू ये वाला, ये इसका फार्मूला हो गया। अब कुछ ऐसे नीट और जेईई में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी ये ज्ञात करना पड़ता है, तो आप इसको उठा करके यहाँ लिख दीजिए, ये फार्मूला उपयोग कर, कभी ये याद करना तो इसको उठा करके यहाँ रखो, इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दो, कभी ये ज्ञात करना है इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, कभी कभी ये ज्ञात करना पड़ता है KB। ठीक है ना, तो ये जैसे इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये तीनों संख्या क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, गणितीय व्यंजक के हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है ये क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ के द्वारा, हम ग्राफ को देख करके कक्षा 12वीं में यदि एक सा प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बोर्ड में पूछा जाता है कि क्वथनांक उन्नयन क्या है और इसका गणितीय व्यंजक बताइए।
तो हम दो चित्र बना के आपको समझा दिया था पहले। एक पात्र में हमने शुद्ध विलायक लिया और एक पात्र में हमने क्या लिया, विलयन लिया। वहां पे भी समझा दिया था कि विलयन ज्यादा टेम्परेचर पर उबलता है और शुद्ध विलायक कम टेम्परेचर पर उबलता है। अर्थात उबलना क्या बोलते हैं कि जब किसी द्रव की जो वाष्प अवस्था का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। उस पे वो क्वथनांक पर वो उबलना प्रारंभ कर देता है। इसी तरह से यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया। एक अक्ष पर हमने क्या लिया है, वाष्प दाब, और वाई अक्ष पर क्या लिया हमने, यहाँ पे क्या लिया, वाई अक्ष पर टेम्परेचर बताया है। अब टेम्परेचर का ही हमने बता दिया आंकड़ा। और ए और बी ये जो ग्राफ है ये किसको बता रहा है, ये ए और बी विलायक या जल के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से सी और डी किसको बता रहा है, विलयन के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं दोनों के वाष्प दाब बढ़ते हैं, लेकिन विलयन के वाष्प दाब, ये नीचे इसलिए लिखा हमने कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होता है, इसलिए इसको नीचे लिखा गया और इसको ऊपर लिखा गया है। यदि आप जैसे भी किसी भी टेम्परेचर पर तुलना करेंगे, देखो यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका वाष्प दाब यहाँ आएगा और इसका दाब वाष्प दाब आप यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, कहीं पे भी हम टेम्परेचर अगर सेम रखेंगे तो वाष्प दाब में डिफरेंट आता है। तो इस तरह से हम इसको आराम से बोर्ड में लिख सकते हैं। इसको इसको देखते जाएं और इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ऐसा ये गणितीय व्यंजक आ जाएगा, टीबी माइनस टीबी जीरो और टीबी डेल, ये दोनों का अंतराल किसको बोलते हैं, डेल टीबी को बोलते हैं। डेल टीबी को समानुपाती, ये हमेशा जो क्वथनांक उन्नयन होता है, ये क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं डेल टीबी को। क्वथनांक डेल टीबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन वृद्धि हुई ना, ये ज्यादा था ना, ये कम था, तो वृद्धि कितनी हुई, डेल टीबी के बराबर। मान लिया जाए यहाँ 140 था और यहाँ कितना 100 था, तो अंतर कितना आया 40 का, तो डेल टीबी कितना आया, अंतराल कितना है, डेल टीबी मतलब 40 आया। लेकिन वो किसके कारण आया है, मूललता के कारण, मूललता के समानुपाती होता है वो टेम्परेचर, किसके समानुपाती होता है, मूललता के। तो डेल टीबी समानुपाती क्या होता है, मूललता। और मूललता क्या होती है, विलायक का किलोग्राम में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो हम इसको डेल टीबी इक्वल टू केवी इंटू विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का केजी में भार, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो डेल टीबी इक्वल टू केबी, सेम ऐसा कैसा है, इंटू विलय के मोलों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करते, देखिए इधर एनबी इंटू 1000, ठीक है। और ये डब्ल्यू क्या है, विलायक का ग्राम में भार है, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू एनबी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बटा एमबी और इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए, ये फार्मूला है। और इसको हम जैसे भी ये ज्ञात करना है तो ये यहाँ जाएगा, ये तीनों ऊपर चला जाएंगे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, जमा सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।